नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पूरे देश की नज़र मुंबई पर रही। वो इसलिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती आज भायखला जेल पहुंच गई। कंगना रनौत मनाली से मुंबई पहुंच गई। लेकिन कंगना जब तक मुंबई पहुंचती तब तक बीएमसी ने कंगना के घर की ईंट से ईंट बचा दी। अपने घर के वीडियो और तस्वीरों को देखकर कंगना का तो जैसे दिल बैठ गया। उन्हें इतना गुस्सा आया कि एक बार फिर रानी लक्ष्मीबाई बन गई। मुंबई पहुंचकर अपना वीडियो बनाया, सीधे उद्धव ठाकरे को मैसेज दिया, उद्धव ठाकरे ये तूने ठीक नहीं किया। उद्धव ये मत सोच कि तुम बदला ले लिया। वक्त बदलता है, सबका वक्त बदलता है, समय का पहिया घूमेगा। वैसे कंगना ने बीएमसी के हथौड़े को रोकने की हर संभव कोशिश की। उन्हें कामयाबी तो मिली, लेकिन बीएमसी आज सुबह हथौड़े की जगह बुलडोजर लेकर आई थी। बीएमसी को मालूम था वक्त कम है। कंगना के वकील कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचते, वहां से स्टे लाते, इससे पहले उन्हें काम पूरा करना था, और यही हुआ। जैसे ही बीएमसी का बुलडोजर कंगना के दरवाजे पर पहुंचा, कंगना के वकील अर्जी लेकर हाई कोर्ट भागे। कोर्ट ने स्टे दे भी दिया। बीएमसी के अफसरों को जैसे ही कोर्ट के आदेश की जानकारी मिली, तुरंत काम रोक भी दिया। कोर्ट के आदेश का पूरा पालन किया। लेकिन तब तक कंगना के सपनों के घर की हालत ऐसी हो चुकी थी जिसकी कल्पना कंगना ने बुरे सपने में भी नहीं की होगी। अब बीएमसी कल हाई कोर्ट में बताएगी कि कंगना के घर को मिट्टी में मिलाना कितना जरूरी था, क्यों जरूरी था। मुंबई में आज 2.5 घंटे के दौरान जो कुछ हुआ, उसके पीछे की सियासत, उसके पीछे की असलियत मैं आपको सब बताऊंगा। इस खेल में शरद पवार की एंट्री क्यों हुई, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको कंगना रनौत की वो बात सुनवाता हूं जो उन्होंने मुंबई पहुंचते ही कही। कंगना ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में कहा, सुनो उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कुल मिलाकर अभी तो फिल्म शुरू हुई है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी, और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना का गुस्सा तो जायज़ है। जब वो कह रही थी कि वो अयोध्या पर फिल्म बनाएंगी, अब कश्मीर पर भी फिल्म बनाएंगी, मुझे लगा शायद ये कहेंगी कि वो अब शिवसेना पर भी एक फिल्म बनाएंगी। आज का उनका गुस्सा पाली हिल्स इलाके के दफ्तर पर चले हथौड़े को लेकर था। लेकिन शाम को बीएमसी ने आग में घी डालने का और काम कर दिया। कंगना को एक और नोटिस थमा दिया। खार जिमखाना इलाके की जिस बिल्डिंग में कंगना रहती हैं, जो उनका घर है, उस घर में भी तोड़फोड़ की तैयारी हो रही है। असल में खार जिमखाना की डीबी ब्रीज नाम की बिल्डिंग में कंगना का घर है। इस घर में गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन की शिकायतों पर बीएमसी ने मार्च 2018 में कंगना को नोटिस दिया था। इस नोटिस पर किसी भी तरह के एक्शन पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी, स्टे दे दिया था। अब बीएमसी की कोशिश है किसी तरह से कोर्ट से स्टे को वेकेट कराया जाए और घर पर भी बुलडोजर चले। जैसे ही कंगना को अपने खार जिमखाना वाले घर पर बीएमसी के एक्शन की तैयारियों की खबर मिली, कंगना फिर भड़क गई। कंगना ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। उद्धव ठाकरे से लेकर करण जौहर तक सबको लपेटा। कंगना ने लिखा, मेरे ऑफिस को 24 घंटे में इलीगल बताकर एक्शन ले लिया गया, ऑफिस को पूरी तरह तोड़ दिया, फर्नीचर और लाइट को भी नहीं छोड़ा। अब मुझे धमकी मिल रही है वो मेरे घर को तोड़ने वाले हैं। अब समझ आया कि मूवी माफिया
उद्धव ठाकरे को वर्ल्ड का बेस्ट सीएम क्यों कहता है। उद्धव ठाकरे और जौहर गैंग, आपने मेरा ऑफिस तोड़ दिया, अब मेरा घर तोड़ो, मेरा मुंह तोड़ दो, मेरी बॉडी तोड़ दो। मैं चाहती हूं दुनिया खुलकर देखे कि आप छिपकर मुझ पर क्या वार कर रहे हैं। मैं चाहे जीऊं मरूं या मरूं, लेकिन मैं तुम्हें एक्सपोज करके छोड़ूंगी। आज उन्होंने मेरा घर तोड़ा, कल आपका नंबर आ सकता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, जब आप आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने वालों का साथ देते हैं। आज एक आदमी को जलाया गया, कल हजारों लोगों का जौहर होगा। कंगना आज बहुत गुस्से में है और वाजिब भी है। जिस अंदाज में वो बात कर रही हैं, जिस तरह से उद्धव ठाकरे को चैलेंज कर रही हैं, उसकी वजह बीएमसी का एक्शन, पाली हिल्स इलाके में कंगना का घर। इसे कंगना अपने ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। बहुत मेहनत से, बहुत करीने से उन्होंने इसे बनाया, सजाया, लेकिन आज बीएमसी ने बड़ी बेदर्दी से इस घर पर बुलडोजर चलाया। जिस वक्त कंगना के घर में तोड़फोड़ चल रही थी, उस वक्त कंगना चंडीगढ़ में थी। उन्हें फोन पर अपने घर में हो रही तोड़फोड़ की तस्वीरें लगातार मिल रही थी। कंगना ने तस्वीरें देखी, उन्हें ट्विटर पर शेयर किया और लिखा पाकिस्तान। मतलब उन्होंने मुंबई की तुलना पीओके से की थी। आज बीएमसी के एक्शन ने उनकी बात को सही साबित कर दिया। कंगना के घर में बड़े बड़े बोल्डर पड़े हैं, बुरी तरह से टूटी हुई दीवारें दिखेंगी, कई दीवारों को तो पूरी तरह गिरा दिया गया है। कमरों में रखा सामान मटिया मेट हो गया। बीएमसी के कर्मचारियों ने कंगना के घर में मौजूद स्टाफ को कमरों में रखे सामान को, पेंटिंग्स को, फर्नीचर को हटाने का मौका भी नहीं दिया, सब कुछ तोड़ दिया। अपने घर की हालत देखकर कंगना ने ट्वीट किया, लिखा कि मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर है। आज वहां बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा। मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अपने इस ट्वीट के साथ कंगना ने 2 फोटो भी पोस्ट किए, जिनमें एक तस्वीर में हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है, जबकि दूसरी फोटो तब की है जब इस घर में पूजा की गई थी। और उस समय तस्वीर में आप देखेंगे उनका पूरा परिवार मौजूद था। कंगना रनौत के मणिकर्णिका फिल्म्स के बाहर आप देख सकते हैं जबरदस्त तोड़फोड़ बीएमसी कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है। ये जो फर्स्ट फ्लोर है, देखिए किस तरह तोड़ा जा रहा है। बकायदा जेसीबी मशीन लाई गई है। ये बीएमसी की कार्रवाई है। बीएमसी इतना जल्द कोई एक्शन नहीं लेती, लेकिन कंगना रनौत के और शिवसेना के बीच हुए ट्वीट वॉर और बहस के बाद ये जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। बिल्डिंग्स है वो जो बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है वो तोड़ा जा रहा है। ये बालकनी है, ये बालकनी है जो आप देख पा रहे हैं, बकायदा वो तोड़ा जा रहा है। पूरी बालकनी अगर आप कैमरे पे देख पाए कि वो तोड़ दी गई है। एक जो स्टील की बालकनी बनाई गई थी बकायदा, वो तोड़ दी गई है, आधा हिस्सा तोड़ दिया गया है। साथ ही जो कांच से बना नीचे रेलिंग थी वो भी तोड़ दी गई है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह बीएमसी के कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर भी जो ग्राउंड फ्लोर है वो भी तोड़ा जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर के फर्नीचर्स तोड़े जा रहे हैं। सोचने वाली बात है कि फर्नीचर्स किस तरह से अवैध हो जाते हैं और उससे बीएमसी को क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो भी तोड़ा जा रहा है। बकायदा पूरी फर्स्ट फ्लोर की बालकनी तोड़ दी गई है। बीएमसी ने कुछ ही मिनटों में कंगना के घर की पूरी तस्वीर बदल दी। हर जगह मलबा ही मलबा पड़ा है, दीवारें तोड़ दी गई हैं, फॉल्स सीलिंग उखाड़ दी गई है, दीवारों में छेद कर दिए गए हैं। अब अगर कभी कंगना को इसकी मरम्मत भी करानी हो तो पूरी की पूरी दीवार तोड़कर दोबारा बनानी होगी। छतें, दरवाजे, इलेक्ट्रिक वायर, लाइट्स, कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसे या तो तोड़ा ना गया हो या फिर उखाड़ ना दिया गया हो। बीएमसी का हथौड़ा, बीएमसी के बुलडोजर घर की दीवारों पर नहीं, कंगना के दिल पर चल रहे थे। कंगना लगातार ट्वीट कर रही थी। उन्होंने इन तस्वीरों के साथ लिखा, बाबर एंड हिज आर्मी, यानी बाबर और उसकी फौज। बीएमसी ने अपने नोटिस में कहा था कि कंगना के घर में कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है, बिना परमिशन के कंस्ट्रक्शन हुआ है, एक एक्स्ट्रा बाथरूम बनाया गया है, कमरे के साथ पेंट्री बनाई गई है, कमरे के साइज में बदलाव किया गया है, एक्स्ट्रा एरिया में कंस्ट्रक्शन किया गया है,
जो नक्शा पास किया उसमें बदलाव हुआ है। लेकिन जब तोड़फोड़ हुई तो बीएमसी के कर्मचारियों ने यह नहीं देखा कि कौन सा हिस्सा लीगल है, कौन सा इलीगल, कौन सा हिस्सा तोड़ना है, कौन सा हिस्सा छोड़ना है। एक बार बुलडोजर चला, सब कुछ तोड़कर ही रुका। आपने कभी किसी के घर के अंदर तोड़फोड़ की ऐसी तस्वीरें देखी हो, जहां हर चीज टूटी हो, हर चीज बिखरी हो? ऐसा लग रहा है जैसे घर नहीं, जंग का मैदान हो। हर तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। जिस तरह की प्लाईवुड, जिस तरह की लकड़ियां घर में पड़ी थी। जब घर में तोड़फोड़ हो रही थी तो कंगना ने लिखा पाकिस्तान। अगले ट्वीट में कंगना ने तोड़फोड़ की तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि मैं कभी गलत नहीं होती, मेरे दुश्मन बार बार इस बात को साबित करते हैं। यही वजह है कि मेरी मुंबई अब पीओके बन गई है। बीएमसी की कार्रवाई के बाद आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करी गई है। बीएमसी की टीम जो करीब 30 कर्मचारी 2 ट्रक्स में भरकर एक जेसीबी मशीन के साथ यहां पर पहुंचे, उन्होंने यहां का बार का आउटर स्ट्रक्चर पूरी तरीके से गिरा दिया। एक बालकनी और एक सीढ़ी थी उसको तोड़ दिया। इसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर है और जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें भी काफी तोड़ा कार्रवाई की गई है। बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और ये जो कार्रवाई है ये कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले कंप्लीट की जा चुकी है और बीएमसी की जो अधिकारी हैं, जो टीम है, वो यहां से निकल चुकी है। आप देख सकते हैं ये जो पूरी जो तोड़ा कार्रवाई है वो लगभग 2.5 घंटे चली। सुबह 10:30 बजे शुरू हुई, जिसमें जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा 25 से 30 कर्मचारी उसमें मौजूद थे जो हथौड़े और फावड़े लेकर यहां पर आए थे और अंदर फर्नीचर के साथ साथ पेंटिंग्स, कंगना रनौत के ऑफिस का पर्सनल सामान भी तोड़ दिया गया है। जो इलीगल स्ट्रक्चर जिसको बताया जा रहा था बीएमसी की तरफ से, उसके अलावा जो इंटीरियर्स हैं उसको भी काफी नुकसान पहुंचाया गया है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। घर के अंदर ही नहीं बल्कि बंगले के वरांडे में, बैक साइड में भी तोड़फोड़ की गई। घर के अगले हिस्से में बालकनी और बैक साइड में एक छज्जा बना हुआ था, यहां भी कुछ फर्नीचर रखा गया था, लेकिन तोड़फोड़ की कार्रवाई में वो भी टूट गया। फ्रंट साइड में बालकनी थी, उसे तोड़ने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। नतीजा ये हुआ कि बालकनी के साथ साथ दीवार और उस पर लगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेंटिलेशन पाइप और एयर कंडीशनिंग के डक्ट्स को भी काफी नुकसान हुआ। अपने घर की हालत देखकर कंगना ने लिखा उनके घर में कुछ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। यही नहीं, कोविड की वजह से सरकार ने 30 सितंबर तक किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर रोक लगाई हुई है। फिल्म इंडस्ट्री वालों देख लो फासिज्म कैसा दिखता है। इसके बाद कंगना ने एक के बाद एक 5 वीडियो पोस्ट किए जिनमें उन्होंने अपने घर में हुई तोड़फोड़ को दिखाया। हम बांद्रा वेस्ट के पाली हिल के हाउस नंबर 5 में हैं। यह हाउस नंबर मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस, कंगना रनावत का ये ड्रीम प्रोजेक्ट, और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को किस तरह से बर्बाद और तबाह किया गया है उसकी एक यहाँ पर झलक हम आपको दिखाते हैं अंदर से। यानी कि अहाते के पीछे की तरफ से जो आंगन है कंगना रनावत का, उसके पीछे की तरफ की तस्वीर है। और यहाँ पर उन चीज़ों को भी तोड़ा है कंगना रनावत के जिन्हें इस हाउस के अंदर नहीं तोड़ना चाहिए था, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की श्रेणी में नहीं आती। जैसे कि ये सामने का जो डक का एरिया है, पंखे के बगल वाला जो एरिया है, जो एक यहाँ पर किचन बनाया गया था, इस किचन को पैंट्री कहते हैं। और ये पैंट्री में किसी भी तरीके का निर्माण नहीं किया गया था, सिर्फ एक वहाँ पर एक डिटेल वहाँ पर एक पत्थर रखा गया था और उस पत्थर के बगल में वहाँ पर अभी तक पैंट्री का काम शुरू नहीं हुआ था। लेकिन इस पैंट्री को तोड़ा गया और साथ ही साथ 16 महीने पहले शुरू हुए इस काम में स्टॉप वर्क नोटिस दिया गया, जबकि अंदर कोई भी वर्क नहीं चल रहा था, लेकिन स्टॉप वर्क नोटिस दिया गया बीएमसी ने। और 24 घंटे का ये स्टॉप वर्क नोटिस था। मुंबई महानगर पालिका की जो धारा है 455A, उसके तहत ये स्टॉप वर्क का नोटिस दिया गया था। कंगना रनावत का ये ग्राउंड फ्लोर का इलाका है और इसके अंदर कई फर्नीचर को निकालने का मौका नहीं दिया गया। हम देख सकते हैं सामने तमाम फर्नीचर नजर आ रहे हैं। ये लाखों रुपए के फर्नीचर हैं, एंटीक फर्नीचर हैं, इनको पूरे बुलडोजर से तोड़ दिया गया। पहले फ्लोर पे अगर हम देखें तो ये छज्जा तोड़ा गया है। छज्जे का एक पार्ट हम इसको इलीगल मान सकते हैं, ये एक पार्ट इलीगल था, लेकिन पूरा का पूरा छज्जा जेसीबी मशीन के साथ गिराने से जो पीओपी बनी हुई थी वो पूरी पीओपी और पूरा जो सीसीटीवी का एरिया है वो पूरा सीसीटीवी का एरिया टूट गया है, जिससे बीएमसी को नहीं तोड़ना चाहिए था। सबसे अहम बात यह है कि बीएमसी ने सीधा बुलडोजर लगाया और जेसीबी मशीन से एक झटके में पूरा छज्जा तोड़ दिया।
इस छज्जे को तोड़ने के लिए हथौड़े और छेनी का इस्तेमाल किया जाता है। पहली मंजिल पर अंदर कई दीवारें तोड़ी गई हैं, कई जो दीवारों के साथ फोर सीलिंग है वो तोड़ी गई है और इनके साथ में कुछ ऐसे एंटिक तस्वीरों को तोड़ा गया है जिन एंटिक तस्वीरों को निकालने का मौका दिया जाना चाहिए था। अंदर 2 कर्मचारी मौजूद थे प्रोडक्शन हाउस के, वो अंदर लॉकडाउन में बैठे हुए थे, लेकिन इन कर्मचारियों को भी ये नहीं पूछा गया कि अंदर कोई ऐसा महंगा सामान है जिससे आप निकालना चाहते हो। सीधे आकर तोड़क कार्रवाई शुरू कर दी गई और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंदर बिजली बंद किए बिना सारी कार्रवाई की गई है। जो बिजली विभाग है उनको भी नहीं बताया गया। ये जो अंदर पाइप की लाइन है, इस पाइप की लाइन को भी जो है अंदर ऊपर पहली मंजिल तक तोड़ा गया है और वो जो ग्रिल है, ग्रिल को भी तोड़ा गया है। तमाम बड़े बड़े लोग यहाँ पर रहते हैं और अगर हम देखें तो ऐसे छज्जे में, जैसे ये जो ऊपर का छज्जा आप देख रहे हैं, ऐसे ही छज्जा जो है वो कंगना रनावत के लोगों ने भी लगाया हुआ था और इसी छज्जे को जो है तोड़ के हटाया गया। देखिए यहाँ पर कोई छज्जा आपको नजर नहीं आ रहा है, ये पूरा छज्जा हटा दिया गया, लेकिन यहाँ ऊपर के छज्जे को जो है वो तोड़ दिया गया। जिस वक्त कंगना के घर पर बीएमसी का बुलडोजर चल रहा था, उस समय कंगना के घर के आसपास काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए और लोग नाराज थे। शिवसेना और बीएमसी के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि पुलिस का बंदोबस्त काफी था, इसलिए कोई हालात काबू में रहे, लेकिन लोगों ने खुलकर नाराजगी तो जाहिर की। लोगों ने कहा कि इस एक्शन से साफ है बीएमसी न कानून मानती है न अदालत को मानती है। गलत है, ये गलत है, नहीं तोड़ना चाहिए, ये गलत है, नहीं तोड़ना चाहिए। जब वो घर पे नहीं है तो क्यों तोड़ना चाहती है? नहीं तोड़ना चाहिए ना। जब 30 तारीख तक नोटिस दिया गया तो उसका पालन करना चाहिए ना। ये पालन करना चाहिए ना। पब्लिक के साथ क्या होगा जब मातोश्री अनलीगल है? हाँ, हम लोग पब्लिक बोलता है मातोश्री को तोड़ो जाके। हाँ, नहीं तोड़ना चाहिए। जितने भी लोग वहां मौजूद थे किसी को अच्छा नहीं लगा और वैसे तस्वीरों में देखकर, वीडियो देखकर भी हमें भी अच्छा नहीं लगा किसी का घर इस तरह से बेदर्दी से तोड़ा जाए। और यह बात सही है कि बीएमसी किसी मामले में इतनी फुर्ती नहीं दिखाती जितनी आज उन्होंने दिखाई। 2 ट्रकों में भरकर मजदूर कंगना के घर पहुंचे, बुलडोजर था और डीसीपी एसीबी रैंक के पुलिस अफसर पूरी फोर्स के साथ मौजूद थे, जिससे बीएमसी के काम में कोई खलल न डाल पाए। कंगना के घर में गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन की शिकायत बीएमसी को परसों मिली थी। बीएमसी ने कंगना को कल नोटिस जारी किया, 24 घंटे यानी आज सुबह 10 बजे तक का वक्त दिया। कंगना के वकीलों ने तय वक्त से पहले बीएमसी की नोटिस का जवाब दे दिया, लेकिन बीएमसी की टीम बुलडोजर के साथ कंगना के घर आज सुबह पहुंची। साथ में यह नोटिस भी था कि कंगना का जवाब संतोषजनक नहीं है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इसलिए एक्शन तो होगा। और इसके बाद कोई मोहलत नहीं दी गई। कंगना के वकील कोर्ट की तरफ भागे और बीएमसी का बुलडोजर काम पर लग गया। 12:30 बजे सुनवाई हुई। कुछ ही मिनटों में हाईकोर्ट ने बीएमसी के बुलडोजर को तुरंत रोकने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बीएमसी को जवाब देने को कहा। तब तक बीएमसी ने कोर्ट के आदेश का पालन किया और काम को रोक दिया। कंगना के वकीलों का कहना है कि बीएमसी का एक्शन कानून के खिलाफ है, नियमों को ताक पर रखकर लिया गया है, बिल्डिंग के साथ सामान को भी तोड़ा गया है, इसलिए अब कंगना बीएमसी से हर्जाना मांगेगी। आए थे लीगली भी, कभी भी आप दूसरी चीजों को नहीं डैमेज कर सकते हो। आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के चक्कर में जो आपकी आर्ग्यूमेंट है उसके शेल्टर के अंदर आप दूसरे चीजें तोड़ेंगे, वो नहीं कर सकते हो। इतना लॉजिक तो सबको पता है, ये तो बच्चों को भी पता है, मगर इन्होंने उस पर भी गौर नहीं किया। इन्होंने बाकी चीजें भी तोड़ दी, मतलब कबर्ड से लेके फर्नीचर से लेके टेबल से लेके कांच शीशे सब तोड़ दिए। देखिए जो उन्होंने नोटिस दिया, नोटिस का मैंने जवाब दे दिया। नोटिस का जवाब का वो रिजेक्शन उन्होंने आज 10:19 पे दिया और 10:19 पे उन्होंने रिजेक्ट किया और उसके पहले ही तोड़ने के लिए तैयार थे। वो 10 बजे से तो तैनात थे यहाँ पे तोड़ने के लिए। इन्होंने अपनी बदमाशी में फर्नीचर भी तोड़ दिया, जो फर्नीचर होता है मूवेबल फर्नीचर, टेबल कुर्सी लाइट फैन, वो भी तोड़ दिया। इलीगल बताया जा रहा था इसमें मेरे हिसाब से कुछ भी इलीगल नहीं है, कुछ भी इलीगल नहीं है, क्योंकि इनकी सोसाइटी खुद इतनी स्ट्रिक्ट है, इनकी सोसाइटी कुछ भी इलीगल होने नहीं देती है। वकीलों की, जनता की, कंगना की, ये सब बात छोड़ दीजिए, मैं आपको बड़ी बात बताता हूं। हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने बीएमसी के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। हाई कोर्ट ने सिर्फ कंगना के घर में तोड़फोड़ को तुरंत रोकने का आदेश नहीं दिया,
उन्होंने कहा जिस तरह कार्रवाई की गई वो निंदा के लायक है, उसकी निंदा की जानी चाहिए और जो किया गया वो गलत नीयत से किया गया। अदालत ने पूछा आखिर बीएमसी की तरफ से नोटिस का जवाब देने के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त क्यों दिया गया और एक्शन उस वक्त क्यों लिया गया जब कंगना महाराष्ट्र से बाहर थी। कोर्ट ने यह भी कहा बीएमसी ने स्टॉप वर्क नोटिस यानी काम रोकने का नोटिस 24 घंटे पहले दिया था। जाहिर है कंगना के घर में जो भी बदलाव हुए थे वो रातों रात तो नहीं हुए, फिर अचानक बीएमसी नींद से क्यों जागी। अदालत ने कहा जिस तरीके से बीएमसी ने यह कार्रवाई की है वो बोनाफाइड नहीं है, गुड फेथ में नहीं है, बल्कि मेलाफाइड है, यानी डिसऑनेस्ट इंटेंशन, गलत नीयत से लिया गया एक्शन लगता है। अदालत ने एक और बड़ी बात कही। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर बीएमसी हर शिकायत पर ऐसी ही तेजी दिखाती तो आज मुंबई की सूरत दूसरी ही होती। अदालत ने बीएमसी से पूछा है कि घर की मालिक या लीगल रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी के बिना बीएमसी की टीम घर के अंदर दाखिल कैसे हो गई। 2 जजों की बेंच थी और उन्होंने काफी सख्त लहजे में कहा कि बीएमसी अदालत का वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी ताकि इस बीच घर तोड़ने की कार्रवाई पूरी की जा सके। कोर्ट ने बीएमसी में इस पूरी कार्रवाई को लेकर एफिडेविट के जरिए लिखित जवाब मांगा है और इस पर कल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के ऑर्डर की डिटेल आई तो कंगना ने फिर ट्वीट किया। कंगना ने लिखा हाईकोर्ट के कमेंट से साफ हो गया कि यह क्लियर केस ऑफ बुलिंग यानी धमकाने का मामला है। यह सब तब किया गया जब मैंने ड्रग रैकेट सुशांत केस की जांच में लापरवाही का मुद्दा उठाया। बोलने की आजादी के लिए कीमत चुकानी होती है, मैंने अपने हिस्से की कीमत चुका दी। कंगना ने लिखा कि फैंसी फेमिनिस्ट, बॉलीवुड एक्टिविस्ट, कैंडल मार्च ग्रुप और अवार्ड वापसी गैंग चुप है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब कंगना के घर पर बीएमसी का बुलडोजर चल रहा था उस वक्त कंगना चंडीगढ़ में थी, मुंबई के लिए निकलने वाली थी। कंगना मुंबई पहुंची जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, तोड़फोड़ पर स्टे लग गया, बीएमसी का बुलडोजर रुक गया। जब कंगना रनौत की फ्लाइट मुंबई में लैंड हुई तो सुरक्षा चौक चौबंद थी। कंगना को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है जो केंद्र सरकार ने दी है, इसलिए एयरपोर्ट पर कंगना की सुरक्षा में लगे जवान पहले ही पहुंच चुके थे। एस्कॉर्ट करने वाली गाड़ियां लग चुकी थी। कंगना एयरपोर्ट के मेन गेट से आम यात्रियों के साथ नहीं निकली, उन्हें जबरदस्त सुरक्षा घेरे में वीआईपी गेट से निकाला गया। हालांकि एयरपोर्ट के मेन गेट पर भी कंगना के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा था, बल्कि कंगना के सपोर्ट में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता खड़े हुए थे। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने कंगना को सुरक्षा देने का ऐलान किया था, इसलिए करणी सेना के लोग थे। इसके अलावा रामदास अठावले की आरपीआई पार्टी के कार्यकर्ता भी कंगना रनौत का सपोर्ट करने के लिए वहां मौजूद थे। शिवसेना के भी कुछ लोग पहुंचे थे, इसलिए एयरपोर्ट के बाहर कंगना के सपोर्ट में और उनके विरोध में नारे लग रहे थे। पहले तो लग रहा था कि कंगना सीधे पाली हिल्स वाले अपने उस दफ्तर में पहुंचेंगी जहां बीएमसी ने एक्शन लिया था, लेकिन कंगना वहां जाने के बजाय उस खार जिमखान वाले अपने घर में गई जिस पर एक्शन लेने की अब धमकी दी गई। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर को तोड़ा, साफ तौर पर बदले की कार्रवाई थी और हाईकोर्ट ने जो कहा वो सुनकर तो बीएमसी को शर्म आनी चाहिए। कंगना ने कहा था जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो शिवसेना ने दफ्तर उखाड़ दिया, अब घर उखाड़ेंगे। शिवसेना को पता था इस मामले में कोर्ट से स्टे मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने पूरी फोर्स भेजी, फुर्ती से काम किया। जितनी देर में स्टे मिला उतनी देर में कंगना को काफी नुकसान पहुंचा दिया। मैं जानता हूं कि कंगना ने अपना ऑफिस, अपना घर बड़े मन से, बड़ी मेहनत से बनाया है। मैंने उनका घर देखा है, वाकई में सुंदर है, काफी अलग है। इंटीरियर डेकोरेशन का कंगना को काफी शौक है, ये उनका पैशन है। और अब बीएमसी की नजर उनके घर पर है, ये गलत है, अन्याय है। ये बात हाई कोर्ट ने भी कही है। हाई कोर्ट ने इस बात को समझ लिया कि शिवसेना की तरफ से बीएमसी के जो लोग थे वो कोशिश कर रहे थे कि कार्रवाई को जितना ज्यादा से ज्यादा डिले किया जाए, स्टे देने में जितनी देर हो ताकि घर को जितना ज्यादा तोड़ सकते हैं तोड़ा जाए। शिवसेना की जो फितरत है, जो आदत है, उसे देखकर किसी को आश्चर्य भी नहीं हुआ। असल में शिवसेना को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि कंगना ने उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया।
मुंबई को पीओके कहा। शिवसेना के लोग कहने लगे अगर बाला साहब होते तो क्या किसी की ऐसी हिम्मत हो सकती थी। शिवसेना के लोगों को लगा किसकी हिम्मत जो हमसे टकराए, अब तो हमारी सरकार है, किसकी हिम्मत जो हमें चुनौती दे। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि दोष सिर्फ शिवसेना का नहीं है। शिवसेना की गलती बड़ी है, लेकिन कंगना ने भी ऐसी बयानबाजी की जो एक कलाकार को नहीं करनी चाहिए। कंगना जानती हैं जो हो रहा है वो सियासत का हिस्सा है। शिवसेना कंगना रनौत के बयान को महाराष्ट्र, मुंबई और मराठी अस्मिता का मुद्दा बना रही है। बीजेपी शिवसेना के जवाब को, संजय राउत के बयानों को महिलाओं का अपमान बता रही है, इसे मराठी संस्कृति के खिलाफ बता रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब इस विवाद में शरद पवार की एंट्री हो गई है। शरद पवार ने आज शाम चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से उनके सरकारी घर पर मुलाकात की। दोनों करीब 45 मिनट तक साथ थे। पता यह चला कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को शिवसेना के नेताओं को थोड़ा सा संयम बरतने की सलाह देने को कहा है। थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए जिससे इस तरह के विवादों से बचा जा सके। मुंबई में जो हो रहा है उससे शरद पवार न सहमत हैं, न संतुष्ट हैं और इसका संकेत उन्होंने दिया था। शरद पवार ने कहा मुंबई पुलिस की काबिलियत क्या है इसके बारे में सबको पता है। अगर कोई मुंबई की तुलना पीओके या पाकिस्तान से करता है तो उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। शरद पवार ने कंगना विवाद को ज्यादा तूल न देने की सलाह दी। पवार ने कहा कंगना पर एक्शन बीएमसी ने लिया, इसका राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है, न ही इसमें राज्य सरकार का कोई रोल है, इसलिए इस मामले को ज्यादा तूल न दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें करने वालों को हम ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। ऐसे बयान से जनमानस पर क्या असर होता है ये भी देखें। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयान लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मुंबई, महाराष्ट्र में रहने वाले लोग मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस के बारे में ज्यादा जानते हैं। उनके काम और काबिलियत को वो कई साल से देखते आ रहे हैं। इस कारण अगर कोई मुंबई की तुलना पाकिस्तान से करे तो उसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के नेता और उद्धव सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर नितिन राउत ने भी वही कहा जो शरद पवार कह रहे हैं, लेकिन अंदाज थोड़ा अलग था। नितिन राउत ने कहा कि कंगना मुंबई की कर्जदार हैं, मुंबई ने उन्हें स्टार बनाया, वो ये ना भूलें और सियासत के पचड़ में न पड़े, यही बेहतर होगा। कंगना रनावत एक अभिनेत्री है, उनके बयानबाजी को महत्व देना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। और एक हिदायत भी कंगना रनावत को देना चाहूँगा कि वे अपना काम करे, अच्छे से काम करे, वे इस पचड़े में ना गिरे, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र ने ही उन्हें शोहरत दी है, जिसके वजह से आज वे एक अच्छी अभिनेत्री के तहत यहाँ देश में उभर सकी है। इसलिए जिस माटी ने उनको सम्मान दिया है उस माटी का ईमान तो रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आप जानते हैं आजकल कांग्रेस की जो हालत है, कांग्रेस के सारे नेता एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं रखते। संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा ने कंगना रनौत के मामले में शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार की आलोचना की। मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना कांग्रेस एनसीपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट किया, कहा ऐसा लगता है कि बेकार के मुद्दों पर लड़ने के लिए कोरोना महामारी से बेहतर समय नहीं हो सकता। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने कैमरे के सामने कहा कंगना के घर में इलीगल कंस्ट्रक्शन था या कंगना के घर में बुलडोजर चलाना इलीगल था, यह पता करना मुश्किल नहीं है। सरकार एक महिला को परेशान कर रही है, यह ठीक नहीं है। कंगना रनौत मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में जो भी बातें कह रही हैं उससे हम सहमत नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने सारा कुछ काम धाम छोड़ के उसके पीछे एक अभियान शुरू कर दिया है वो बहुत ही गलत है। आज कंगना रनौत का जो कार्यालय था उसके ऊपर जो तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई उसकी आवश्यकता नहीं थी। साफ दिख रहा है कि यह बदले की भावना से ओतप्रोत शिवसेना की सत्ता है बीएमसी में और बीएमसी को उन लोगों ने बुलडोजर और हथौड़े के साथ भेज दिया। शिवसेना
एक प्रतिशोध की भावना में आकर के, बदले की भावना में आकर के एक महिला को, एक अभिनेत्री को बिना वजह परेशान कर रही है। यह एक गलत है। सत्तारूढ़ दल को इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूं और निषेध करता हूं। संजय निरुपम ने बिल्कुल ठीक बात कही। जिस तरह से शिवसेना ने एक्शन लिया, जिस तरह से बीएमसी ने एक्शन लिया, उससे बिल्कुल साफ है एक बदला लेने की कोशिश थी। तुम हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम तुम्हें तोड़ देंगे, तुम्हारा घर तोड़ देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बीजेपी ने इस मामले में बीच की लाइन ली। वो कंगना के बयान को तो गलत बता रही हैं और बीएमसी के एक्शन को भी। आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा अगर कंगना के बयान से मुंबई का अपमान हुआ तो उद्धव ठाकरे की सरकार जो कर रही है उससे भी मुंबई का सम्मान तो नहीं बढ़ा। फडणवीस ने कहा कि कंगना के खिलाफ जिस तरह से एक्शन हो रहा है वो कायरता है। अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। हमने सबकी बातें सुन ली, अब इसके पीछे की राजनीति को समझते हैं। कंगना रनौत ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उन पर ध्यान दीजिए। बाबर की बात की, जय श्री राम का नारा लगाया, पाकिस्तान का जिक्र किया, मुंबई को पीओके जैसा बताया। ये सब उन्होंने आज कहा है और कहा मैं कश्मीर पर फिल्म बनाऊंगी, अयोध्या पर फिल्म बना रही हूं। इन सब बातों से लगा जैसे कंगना बीजेपी को खुश करने के लिए ये सब कह रही हैं। फिर जिस तरह उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी तुरंत मिल गई, जिस तरह से उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर तू तड़ाक किया, उससे यह भी कंफर्म हो गया कि कंगना का एजेंडा पॉलिटिकल तो है और उन्हें बीजेपी का सहारा है भी। जब महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के अलायंस की सरकार थी तब शाहरुख खान के घर के बाहर रैंप को तोड़ा गया था, इरफान खान को नोटिस मिला था, कपिल शर्मा को इलीगल कंस्ट्रक्शन का नोटिस दिया गया था। और इंटरेस्टिंग बात है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, लेकिन कंगना का एजेंडा पॉलिटिकल हो, चाहे पहले भी एक्शन लिए गए हों। इतना मैं कहूंगा कि आज जो कार्रवाई हुई उसने साफ कर दिया कि शिवसेना ने जो बुलडोजर चलाया था वो सिर्फ स्कूल सेटर करने के लिए था, डराने के लिए था, धमकाने के लिए था, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद की शुरुआत तो सुशांत सिंह केस में मुंबई पुलिस की जांच को लेकर हुई थी। अब बात कंगना के घर तक पहुंच गई, लेकिन कंगना ने जिस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मोर्चा खोला था वो रिया चक्रवर्ती आज भायखला जेल पहुंच गई। रिया चक्रवर्ती की कल की रात एनसीबी के ऑफिस में बने लॉकअप में गुजरी और अब जमानत मिलने तक वो भायखला जेल की बैरक में रहेगी। हालांकि आज रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने जुडिशियल कस्टडी के खिलाफ मुंबई की स्पेशल कोर्ट के सामने रिया की नई बेल एप्लीकेशन फाइल की है और इस पर कल सुनवाई होगी। रिया चक्रवर्ती मुंबई की जिस भायखला जेल में है, इस जेल में सिर्फ महिला कैदियों को रखा जाता है। ये महिला कैदियों के लिए जेल बनी है। ये वही जेल है जिसमें शीना बोरा मर्डर केस के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी हैं और भीमा कोरेगांव केस में गिरफ्तार की गई एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज और शोमा सेन भी हैं। इसी जेल में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पार्कर को एक पद में रखा गया था, जबकि साउथ अफ्रीका के कुछ ड्रग पेडलर्स भी इस जेल में बंद हैं। हमारी संवाददाता राजीव सिंह ने बताया कि फिलहाल रिया चक्रवर्ती को अलग बैरक में रखा गया है। असल में जेल मैनुअल के मुताबिक नए कैदी को एक टेम्परेरी बैरक दी जाती है। आजकल इसे क्वारंटीन बैरक कहते हैं। अगर रिया चक्रवर्ती को स्पेशल कोर्ट से बेल नहीं मिली
तो फिर उन्हें एक परमानेंट बैरक दी जाएगी। आमतौर पर जेल की बैरक 10 बाई 15 फीट की होती है और इसमें बाथरूम भी अटैच होता है, पानी के लिए एक मटका रखा होता है, एक मग होता है और यही बस कैदी के लिए इस्तेमाल करने की चीज़ें होती हैं। बैरक में सीलिंग फैन तो होता है और ज़मानत मिलने तक रिया को जेल का खाना खाना पड़ेगा, ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सोना पड़ेगा। क्योंकि रिया अंडर ट्रायल है इसलिए वो फिलहाल अपने घर से लाए हुए कपड़े पहन सकती हैं। हालांकि रिया के वकीलों की कोशिश है कि उन्हें जल्दी से जल्दी जमानत मिले। आज सतीश मानचंदे ने 19 पन्नों की बेल एप्लीकेशन मुंबई के स्पेशल कोर्ट में फाइल की। इस पर कल सुनवाई होगी। इस बेल एप्लीकेशन में रिया को जमानत क्यों मिलनी चाहिए, इसके पक्ष में कई आधार दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि रिया को पास न कोई ड्रग्स बरामद हुई, न उसके लिंक किसी बड़े ड्रग रैकेट से हैं। और बड़ी बात यह कि जिन लोगों के बयानों के आधार पर रिया के खिलाफ केस बनाया गया, जिन आरोपियों के कब्जे से ड्रग्स बरामद की गई, उन्हें भी कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। तो फिर रिया को जमानत मिलनी चाहिए। सतीश मानचंदे ने बेल एप्लीकेशन में लिखा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स के मामले में अब्बास लखानी और करण अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 59 ग्राम 59 ग्राम्स गांजा बरामद भी हुआ था। इन दोनों को तो बेल पर रिहा कर दिया गया। रिया के वकील ने कहा कि रिया चक्रवर्ती किसी भी तरह की ड्रग्स की खरीद फरोख्त, ट्रांसपोर्ट या इंपोर्ट में शामिल नहीं है, इसलिए इन सब मामलों से रिया का कोई लेना देना नहीं है। जहां तक एनसीबी को दिए गए बयान का सवाल है तो रिया पर प्रेशर बनाकर, डराकर, धमकाकर ये बयान लिए गए। रिया इन सब बयानों से इनकार करती है। सतीश मानचंदे का तर्क है कि रिया मुंबई के रहने वाली है, उनका परिवार यहीं बसा हुआ है, इसलिए जब तक केस की जांच चल रही है वो ट्रायल के दौरान मौजूद रहेंगी। इसकी अंडरटेकिंग देने को तैयार है। सतीश मानचंदे की तरफ से एक और बात कही गई, क्योंकि कोरोना का वक्त है, पेंडेमिक की सिचुएशन है, रिया को पिछले कुछ महीनों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, रेप की धमकी मिली है, उनकी जान को बड़ा खतरा है, इसलिए उनका जेल में रहना ठीक नहीं है। और चूंकि वो जांच एजेंसियों के साथ लगातार कोऑपरेट कर रही हैं, इसलिए उन्हें बेल मिलनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 27A। ये सेक्शन रिया के लिए मुसीबत बन सकता है जब कोई आरोपी ड्रग्स या दूसरा नशीला पदार्थ अपने पास रखे, इनकी खरीद या बिक्री में शामिल हो और साथ ही ड्रग्स के लिए फाइनेंस मुहैया करवाए, ड्रग्स लेने वालों को संरक्षण दे, प्रोटेक्शन दे, तो सेक्शन 27A लगाया जाता है। इस सेक्शन में अगर दोषी साबित हो जाएं तो 10 साल की सजा हो सकती है और इसमें जमानत नहीं होती। एनसीबी का दावा है कि रिया के ड्रग सिंडिकेट में इन्वॉल्व होने की बात दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा कबूल कर चुके हैं और वे कह चुके हैं कि रिया ड्रग्स मंगवाती थी और उसके लिए पैसे भी देती थी। इस बीच रिया एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है, यह कहा गया। मैं आपको बता दूं कि इस केस के दूसरे आरोपियों जैद विलात्रा, बासित परिहार, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा जैसे कई लोग, रिया के भाई शौमिक चक्रवर्ती, ये सबको अदालत ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। क्योंकि मुंबई के आर्थर रोड जेल में क्वारंटीन सेंटर नहीं है, इसलिए उन्हें आज नवी मुंबई में तालोजा जेल में भेजा गया। इन सभी ने बेल एप्लीकेशन फाइल की है, इस पर भी कल कोर्ट में सुनवाई होगी, जबकि अनुज केशवानी नाम के आरोपी को एनसीबी ने आज अपनी कस्टडी में ले लिया। रिया के लिए आज की रात भारी तो गुजरेगी। जेल में रहना आसान नहीं होता। रिया के लिए जमानत के जो वकील ने तर्क दिए हैं उस पर ध्यान दें। 2-3 बातें खास हैं। एक तो एक, इस केस में जिन आरोपियों के पास से ड्रग्स बरामद हुई है उन्हें जमानत दे दी गई। रिया के पास से तो कोई ड्रग्स नहीं मिली, तो फिर उन्हें जमानत क्यों नहीं दी जा सकती। दूसरा तर्क यह है कि रिया ने जो भी ड्रग्स मंगवाई, जो भी ड्रग्स खरीदी, वो अपने बॉयफ्रेंड सुशांत के लिए थी। और तीसरा तर्क यह है कि जो भी बातें रिया ने एनसीबी के सामने स्वीकार की, रिया के वकील सतीश मानचंदे का कहना है कि वो सब उससे जोर जबरदस्ती से कहलवाई गई। कानूनी तर्क तो एक तरफ है, लेकिन आज जो पब्लिक परसेप्शन है वो रिया के खिलाफ है और यही उनके लिए बड़ी मुश्किल है। अब मैं आपको सरहद का हाल बताऊंगा। एलएसी पर जबरदस्त टेंशन है। चीन सरहद पर एग्रेशन दिखा रहा है
और दुनिया के सामने शांति का दूत बनने की कोशिश कर रहा है। चीन की चालबाजी की डिटेल्स मैं आपको बताऊं, फिर अब आपको बताता हूं कि कैसे सरहद पर बार बार हद पार करने की कोशिश कर रहे चीन की चालबाजी क्या है। चीन की तरफ रात के अंधेरे में चुपके से लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने की कोशिश बार बार की जा रही है, एग्रेशन दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ दुनिया को दिखाने के लिए चीन शांति की बात कर रहा है। अब चीन की तरफ से बार बार भारत के विदेश मंत्री से वक्त मांगा जा रहा है। चीन चाहता है कि मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के विदेश मंत्री के साथ बायलैटरल मीटिंग करें। चीन के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद अब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच कल आमने सामने बैठकर मीटिंग होगी। उससे पहले भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्री लंच पर मिलेंगे। असल में विदेश मंत्री एस जयशंकर कल 4 दिन के दौरे पर मॉस्को पहुंचे हैं। वो यहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। एससीओ के मेंबर कंट्रीज में भारत और चीन भी शामिल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात की। अब से थोड़ी देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से भी बात की। एस जयशंकर ने मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है और लिखा है कि मुलाकात बहुत अच्छी रही। चीन मॉस्को में शांति की बात करने का दिखावा तो कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है ये भी आपको बताता हूं। 7 सितंबर को चाइनीज पीएलए ने एक बार फिर हमारे इलाके में घुसने की कोशिश की थी। पिछले 10 दिन में तीसरी बार चीनी सैनिकों ने हमारे सैनिकों को उकसाने की कोशिश की थी। लद्दाख में एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की और इस दौरान चीन के फौजियों ने हवाई फायरिंग भी की। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने मुझे चीनी पीएलए के जवानों की कुछ तस्वीरें भेजी हैं। इन तस्वीरों में चीन की फौज के जवान हाथों में फरसे, तलवारें और भाले जैसे धारदार हथियार लिए दिखाई दे रहे हैं। मनीष प्रसाद ने बताया कि ये तस्वीरें एलएसी पर मुखपारी पीक की हैं। तस्वीरें उस समय की हैं जब चीनी सैनिक मुखपारी इलाके में एग्रेशन दिखाते हुए घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। ये घटना कल शाम 6 से 7 बजे के बीच की है। भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो उन्हें रोकने की कोशिश की और भारत की फौज ने चीनी सैनिकों को रुकने को कहा। इसी वक्त चीनी सेना के जवानों ने एग्रेशन दिखाते हुए भारतीय पोस्ट की तरफ फायरिंग की। फायरिंग हवा में थी। कल शाम 6 बजे के करीब मुखपारी पीक में पीएलए के करीब 50 जवानों ने एक बार फिर से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की। मुखपारी पीक पर भारतीय सेना का कंट्रोल है, कब्जा है। चीनी सेना मुखपारी पीक और रेकिन लॉ एरिया से भारतीय सेना को हटाने के इरादे से आई थी। हालांकि चीनी फौज की साजिश नाकाम हो गई। भारत की कोशिश है कि चीन से विवाद बातचीत की टेबल पर हल हो। इसलिए आज चुशूल में ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत एक बार फिर हुई। ये मीटिंग करीब 4 घंटे चली, लेकिन आज फिर ये मीटिंग बेनतीजा रही। मनीष प्रसाद ने बताया कि चीन की किसी भी हरकत से निपटने के लिए भारतीय सेनाओं की तैयारी पूरी है। भारतीय वायुसेना के फॉरवर्ड एयरबेस पर अब पूरी तैयारी के साथ जो टारगेट फोल्डर है, यानी चाइनीज पीएलए के मेन एरियाज जिस पर इस समय भारतीय वायुसेना की नजर है, वो सब तैयारी कर ली गई है। ठीक सामने इस समय Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है और ये अलग अलग फॉर्मेशंस में जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल के साथ साथ जो फॉरवर्ड लाइन है और एयर डिफेंस मैकेनिज्म को पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इन्होंने तैयारी की है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय भारतीय वायुसेना के MiG-29 अपग्रेडेड Su-30 विद ब्रह्मोस मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट को यह पूरी जिम्मेवारी सौंपी गई है। भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक दरअसल टारगेट फोल्डर तैयार करने का मकसद ये था कि जिस तरह से इनपुट ये मिल रहा था कि चाइनीज लगातार अपने गरगुंसा, काशगर, शिगात्से और होतान एयरबस बेस पर आर्म्ड यूएवी के साथ साथ अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, बॉम्बर्स और J-20 को डिप्लॉय कर रहे हैं। मनीष, आप इस सारे मामले को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, रक्षा मंत्रियों की मीटिंग हुई, आज विदेश मंत्रियों की मीटिंग होगी, दोनों देशों की, भारत और चीन की। सैनिक लेवल पर बड़े अधिकारियों की मीटिंग्स कई बार हो चुकी हैं। क्या वजह है कि इस मामले का कोई रास्ता नहीं निकलता?
रजी चीन पर विश्वास करना बेहद मुश्किल है, खासतौर पे इस समय के हालात पर, जहां एक तरफ बातचीत का दौर जारी है। आज भी ब्रिगेडियर लेवल बातचीत हुई और रक्षा मंत्री के साथ साथ अब कल एमईए भी मुलाकात करेंगे चाइनीज काउंटर पार्ट से। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक पैंगोंगसो के फिंगर 4 और फिंगर 5 के लोकेशंस पर चाइनीज डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया गया है और ये इंक्रीज ठीक उसी तरीके से किया गया है जैसा मई और जून के महीने में था। उसके साथ साथ गलवान का इलाका एक बार फिर से वहां पर चाइनीज मूवमेंट देखी गई है। हमें इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि गलवान के इलाके के साथ साथ जो रिचांगला का एरिया है जिसको लेकर चाइनीज बहुत ज्यादा परेशान है, ये जो पूरा पास है चाइना के लिए एक तरीके से लाइफलाइन का काम करता है। तो रिचांगला, साथ में मुखपारी, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और डेपसांग का जो ये पूरा एरिया है, यहां पर चाइनीज डिप्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है। रजत जी, एक तरफ जहां ये चाइनीज पीएलए लगातार बातचीत के टेबल पर नेगोशिएशन कर रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ पूरी तरह से जिस तरह से इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स अपने 348 बॉर्डर गार्ड रेजिमेंट, साथ में 6 मोटराइज और 6 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथ साथ इन्होंने अपनी फॉर्मेशंस को डिप्लॉय किया है। हमें इस बात की भी जानकारी मिली है कि हर एक लोकेशन पे करीबन 2 से 3 हजार चाइनीज पीएलए की तादाद की संख्या बढ़ी है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि चाइनीज पीएलए एक बार फिर से भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन रणनीतिक तौर पर मिलिट्री ऑपरेशंस और साथ में आर्मी हेडक्वार्टर से लेकर फायर एंड फ्यूरी कोर और 3 डिव यानी त्रिशूल डिवीजन के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनका यह कहना है कि 1:9 के रेशियो में हमारा डिप्लॉयमेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है। चुमार से लेकर डीबीओ तक, दौलत बेग ओल्डी तक जो 24 मेन हाई पोटेंशियल रिजेस हैं जिस पर भारतीय सेना को डिप्लॉय किया गया है, उसकी वजह से चाइनीज बिल्कुल बुरी तरीके से परेशान है और यही वजह है कि एक बार फिर से डोमिनेटिंग पोजीशंस को वो लेना चाहता है और इसीलिए लगातार वो दबाव बनाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। जी मनीष, इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम है, वरना मैं आपसे और बहुत सारी डिटेल्स लेता, क्योंकि जो आप बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब उम्मीद तो है कि चीन इस बार गलती नहीं करेगा, क्योंकि वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं, देश की लीडरशिप बदल गई है, भारत का मिजाज बदल गया है और चीन ये सब देख रहा है। भारत मजबूत है, समझ रहा है यहां पर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप है, डिसाइसिव लीडरशिप है। लेकिन इसके बाद भी अगर चीन ने कोई गड़बड़ की तो हमारी सेनाओं की तैयारियां पूरी हैं और चीन के लिए एक बुरी खबर यह है कि कल यानी 10 सितंबर को फाइटर प्लेन राफेल एयरफोर्स की बेड़े में शामिल हो जाएगा। राफेल फाइटर प्लेन 17 स्क्वाड्रन में शामिल किए जाएंगे। इससे हमारी एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और इसका मतलब भी चीन को मालूम है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। देश में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। डराने वाली बात यह है कि दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर से खतरनाक स्पीड पकड़ी है। इसकी बहुत सारी डिटेल्स मेरे पास में जो आपको बताऊं। डराने वाली खबर बता दूं, देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 44 लाख से ज्यादा हो गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना के 89,706 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 1,115 लोगों की मौत हुई गई है। दिल्ली में 70 दिन बाद ऐसा हुआ जब एक दिन में 4,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 4,039 केसेस सामने आए, जबकि 20 लोगों की मौत हुई। कोरोना इतनी तेजी से सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग लापरवाही कर रहे हैं। सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनका पालन नहीं कर रहे। बड़ी बात है कि लापरवाही सिर्फ आम लोग नहीं कर रहे, नेता भी कर रहे हैं और इसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। मध्य प्रदेश के इंदौर में कैबिनेट मिनिस्टर तुलसी सिलावट के समर्थन में एक कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में हजारों महिलाएं शामिल हुई। कलश यात्रा में शामिल महिलाओं को साड़ियां बांटी गई। जहां हजारों लोग एक साथ चल रहे हों, वहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना बेकार है। ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए थे। इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने कलश यात्रा में शामिल होने वाली महिलाओं के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के मामले में एफआईआर करने की बात कही है। एक्शन तो होना ही चाहिए। इस मामले में सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस को तुलसी सिलावट पर अटैक करने का मौका मिला, इसलिए कांग्रेस के नेता पूरे मामले की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, तुलसी सिलावट पहले कांग्रेस में थे, वो कमलनाथ की सरकार में मंत्री थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, इसलिए ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। सरकार लगातार अपील कर रही है। फोन के रिंगटोन बजने से पहले कोरोना की चेतावनी सुनाई देती है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है और ये बहुत गंभीर बात है। जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, जो लोग मास्क नहीं पहनते, वो खुद को खतरे में तो डालते हैं,
अपने परिवार को खतरे में डालते हैं, अपने साथियों को खतरे में डालते हैं। वडोदरा के सबसे बड़े कोरोना हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लग गई। इसकी कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें मेरे पास में हैं। वडोदरा के सयाजी हॉस्पिटल के कोविड वार्ड से खतरनाक तस्वीर आई है, डराने वाली तस्वीर। सयाजी हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड में अचानक आग लग गई। एक वेंटिलेटर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और देखते ही देखते पूरे कोरोना वार्ड में धुआं फैल गया। अच्छी बात यह रही कि सही वक्त पर कोरोना वार्ड में एडमिट 35 मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया। कोरोना वार्ड में आग लगने की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। जिस वक्त आग लगी, पूरे हॉस्पिटल में कोरोना के 300 से ज्यादा पेशेंट्स का इलाज चल रहा था। मुझे याद है पिछले महीने अगस्त के पहले हफ्ते में अहमदाबाद के श्रेय हॉस्पिटल में आग लगी थी। यह भी कोविड हॉस्पिटल था, इसके भी आईसीयू में आग लगी थी। इस घटना में 8 लोगों की मौत हुई थी। उस समय बताया गया था कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। आज भी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और अब आपको दिखाते हैं कि भायखला जेल में रिया चक्रवर्ती की आज की रात कैसे कटेगी। आज उन्हें खाने को क्या मिला, बैरक में दरी और चादर के अलावा रिया के पास क्या है, रिया को बेल दिलाने के लिए उनके वकील की दलीलें क्या हैं,